हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा AQ। ये वीडियो 2018 में हुए RRB ALP के एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ का 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लग रही होगी, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इस सीरीज़ में सभी क्वेश्चंस का काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है और इससे 2024 में होने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन को किस तरह से कम समय में सॉल्व करना है वो इन वीडियोज़ में भली भांति बताया गया है। तो अगर आपको ये सभी वीडियोज़ पसंद आ रही हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें परीक्षा AQ को, ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको सूचना मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। अब देखिए, वो बोल रहा है कि हु वन द 2017 वुमेन्स हॉकी एशिया कप हेल्ड इन जापान। तो ये इंडिया ने जीता था। तो इंडिया जो है अभी तक कितने हॉकी एशिया कप जीत चुका है वुमेन्स में? तो 2 जीत चुका है। एक तो सन 2004 में जीता था, एक 2017 में जीता है। ठीक है। और ये वाला जो हुआ था ये इंडिया में ही हुआ था, दिल्ली में। और ये वाला जो हुआ था ये हुआ था जापान में। ठीक है। तो 2 बार इंडिया जीता है। और सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है हॉकी एशिया कप में? तो 2 टीम रही हैं, एक तो साउथ कोरिया और एक जापान। दोनों ने ही 3-3 बार टाइटल जीते हैं। ठीक है। अब देखिए, 2017 वाला तो जीता था इंडिया। अभी लेटेस्ट जो हुआ था वो हुआ था 2022 में। वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था मस्कट, ओमान में। मस्कट, ओमान में। और कौन जीता था? जापान जीता था। जापान जीता था। और इसमें क्या होता है कि पहला जो सेशन हुआ था इसका वो 1985 में हुआ था। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? FIH, सेम अथॉरिटी जो कि वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराती है। तो इसमें जो जीतता है वो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप के लिए वो टीम क्वालिफाई कर जाती है। इट क्वालिफाइज। ठीक है। तो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2022 का, ठीक है, 2022 में ही वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था। तो कहाँ हुआ था? नेदरलैंड्स में। नेदरलैंड्स में। और जीता भी किसने था? नेदरलैंड्स ने। अब नीदरलैंड में पूछ लगे किस शहरों में हुआ था? तो एम्स्टलवीन एंड टेरासाई। ठीक है। और अगला कब होना है? 2026 में, 4 साल बाद। तो ये कहाँ होगा? वैवरे इन बेल्जियम एंड अगेन एम्स्टलवीन इन नेदरलैंड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट वुमेन्स हॉकी। और FIH का ध्यान रखो, हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजेन में। लॉजेन। ओके। और इसमें वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने सबसे ज़्यादा टाइटल जीते हुए, 9 टाइटल्स इन केस ऑफ वुमेन वुमेन वर्ल्ड कप। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस AX प्लस बी वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री लीव्स द रिमाइंडर ऑफ -1। तो देखो, अगर आप इसको x प्लस थ्री से डिवाइड कर रहे हो, मतलब x प्लस थ्री को मैं 0 के बराबर रखूंगा, तो आप x में वैल्यू रख दो -3 इस इक्वेशन में, इसमें। तो x की वैल्यू जब -3 रखोगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल टू, रिमाइंडर दे रहा है -1, तो इज इक्वल टू -1 कर लो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10 इज इक्वल टू 3a माइनस बी। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जब ये वाला x-3 जो है यहाँ से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 13, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? +3। तो 9 प्लस 3b प्लस a, ये क्या देगा? रिमाइंडर 39 देगा। तो 3b प्लस a क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको निकालना क्या? देखो, a प्लस बी निकालना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3b ये है, b ये है, तो 2 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या बैठेगा? ये बैठेगा 4b माइनस 2a इज इक्वल टू 20। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2b माइनस a मेरा 10 हो जाएगा। जब 2b माइनस a मेरा 10 हो जाएगा तो मैं इसी को ही, जो अपना मेरी a की वैल्यू है, उसको मैं लिख सकता हूँ कुछ। क्या लिख सकता हूँ मैं? एक a को मैं लिख सकता हूँ 2b माइनस 10।
जब मैं a को 2b-10 लिख सकता हूँ तो 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 2b-10 माइनस b, तो 10 इज इक्वल टू 6b-30 माइनस b, तो ये 5b हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये b की वैल्यू आ जाएगी 8, b की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसको हम लोग रखेंगे किस में, आप इस इक्वेशन में रख दो, तो आपकी ए 8 टू 16-10, तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब वो कह रहा है ए प्लस बी बताओ सर क्या आएगा, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा, 8 से 14, तो 14 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे इस सवाल में बोल रहा है कि स्क्वायर इज रिलेटेड टू लाइन इन द सेम वे क्यूब इज रिलेटेड टू व्हाट, तो देखो स्क्वायर बन किन चीज से रहा है, लाइन से ही तो बन रहा है। ठीक है, अब स्क्वायर क्या है, वो एक 2D फिगर है। ठीक है, तो लाइन ने एक 2D फिगर बना दी, लेकिन क्यूब क्या है, क्यूब एक 3D फिगर है, तो 3D फिगर किससे बनेगी, 2D फिगर से। जब आप स्क्वायर्स को ज्वाइन करते हो तभी तो क्यूब बनाते हो। ये एक क्यूब, ये स्क्वायर ज्वाइन हो रहा है, तो अब ये मेरा क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर ही तो ज्वाइन करे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर को ज्वाइन करके ही मेरा क्यूब बनेगा। देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि इन एन अलॉय ऑफ जर्मन सिल्वर रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक एंड दैट ऑफ निकल टू जिंक। देखो कॉपर टू जिंक की रेशियो जो थी वो ये थी, और निकल टू जिंक की रेशियो जो थी वो ये थी। ठीक है, तो कॉपर टू जिंक टू निकल ये रेशियो बतानी है क्या बैठेगी। अब देखो इसमें जिंक की जो वैल्यू है उसको हम बराबर कर देंगे, कैसे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो नई रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी, 17 3 51, 7 3 21, और यहाँ बन जाएगा 7 3 21, 7 4 28। मेरी फाइनल जो रेशियो आ जाएगी वो आ जाएगी 51:21:28। ठीक है, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। दिस इज माई आंसर। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स साइड इफ द साइड इज 1 यूनिट। अगर साइड 1 यूनिट होगी तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है यार, साइड स्क्वायर होता है, तो एरिया भी क्या आएगा, 1 आएगा, साइड भी क्या होगी, 1 होगी। 1 का स्क्वायर 1 ही तो रहेगा, तो ये हमेशा ही रहेगा, ऑलवेज रहेगा। अब देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स रिलेशन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही पता होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, ये बताती है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ये क्या होती है मेरी, तो थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर देखो ए मेरा क्या डिनोट करता है, ए डिनोट करता है एक्सेलरेशन। ठीक है, वी मेरी क्या डिनोट करती है, वी मेरी डिनोट करती है फाइनल वेलोसिटी, यू मेरी क्या डिनोट करती है, इनिशियल वेलोसिटी, और टी मेरा डिनोट करता है टाइम। और सेम यही नोटेशन सब में फॉलो होंगे। एस क्या डिनोट करता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ रहा है, ये क्या बता रहा है, ये किस किस के बीच रिलेशन बता रहा है, तो ये रिलेशन बता रहा है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी ये हो गई, टाइम ये हो गई, तो इनके बीच में रिलेशन बता रहा है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अब अगर वो पूछता कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो वो बता रहा है बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। यस, पोजीशन एंड टाइम, ये पोजीशन है ये टाइम है। और अगर वो कहता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस किस के बीच रिलेशन बता रहा है, तो वो बता रहा है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच। ये थर्ड इक्वेशन मेरा बता रहा है रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। इन सभी इक्वेशंस लेकिन ये तभी फॉलो होंगी तो इनके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। और दूसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये दो कंडीशंस जब सेटिस्फाई होंगी तभी ये तीनों इक्वेशंस अप्लाई हो सकती हैं। अब देखो बोल रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो है 196 है, तो हर एक साइड क्या होगी यार, देखो 196 किसका स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है 14 का, तो हर एक साइड क्या हो जाएगी 14 मीटर। तो इसमें देखो बोल रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 98, तो वो कैसे निकालोगे, अंडर रूट होता है इन दोनों का। अब इसको और कैसे तोड़ सकते हो, 2 इंटू 49 करके तोड़ सकते हो इसको, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 7।
तो 14 आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये है ही, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का नाम ही मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, देखो कह रहा है कि अगर V जो है वो भाई है किसका, U का, और U जो है बहन है किसकी, W की, और X जो है वो हस्बैंड है किसका, U का। तो U जो है वो V का क्या है, तो U तो यार V की सिस्टर है, ये तो सिंपल है, ये तो V की सिस्टर है भाई। जब V जो है वो भाई है U का, और V जो है बहन है W की, तो V इसकी भी तो बहन हुई, तो ये इसका भाई होगा। अब देखो वो बोल रहा है वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, द रन ऑफ कच्छ इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कच्छ का रण जो है कहाँ पर है, ये गुजरात में, एवरीबडी नोज अबाउट इट, दैट रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात। लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसको हम लोग रण उत्सव भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरे 3 महीने चलता है, और यहाँ पर जो है प्रशासन द्वारा एक टेंट सिटी भी बनाई जाती है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट अदर फेस्टिवल्स, एक गुजरात में बनता है भावनाथ टेम्पल फेस्टिवल। तो ये कहाँ मनाया जाता है, जूनागढ़ में, जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर, गिरनार माउंटेन पर, वहीं पर ये मंदिर स्थित है, तो वहाँ पर मनाया जाता है। और एक होता है काइट फेस्टिवल, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, और उत्तरायण, उत्तरायण, यहाँ पर काइट फ्लाइंग होती है, काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ये भी मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, इन अहमदाबाद, primarily in Ahmedabad. Now, Ahmedabad, it is a very important city. It is India's first UNESCO, okay, first UNESCO World Heritage City. और ये दर्जा इसको कब मिला था, सन 2017 में। और अहमदाबाद को बसाया किसने था, अहमद शाह वन ने, अहमद शाह वन ने। नाउ अबाउट द स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात, तो गुजरात का स्टेट एनिमल कौन है, इट इज़ द एशियाटिक लॉयन। और यहाँ का स्टेट बर्ड कौन है, इट इज़ फ्लेमिंगो। और ट्री कौन है, दैट इज़ द बैनियन ट्री। ओके, एंड फ्लावर कौन सा है, तो फ्लावर है मैरीगोल्ड, एंड फ्रूट है मैंगो। ठीक है, नाउ अबाउट द इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ गुजरात, तो गुजरात में एक तो हो गई खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक हो गई थौल, एक हो गई हिंडोलगढ़, ओके, एक हो गई जैसौर स्लॉथ, और एक हो गई नल सरोवर। ठीक है, तो ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई गुजरात की। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द नेशनल पार्क्स, तो नेशनल पार्क क्या क्या है गुजरात में, एक तो गिर नेशनल पार्क, जहाँ पर कि एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। ठीक है, एक हो गया वेलावडार नेशनल पार्क, जहाँ पर ब्लैक बक पाए जाते हैं। एक हो गया वंसदा नेशनल पार्क, और एक हो गया मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, नाउ अबाउट द CM, हु इज़ द CM ऑफ गुजरात, तो CM ऑफ गुजरात इज भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। एंड हु इज द गवर्नर, इट्स आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। सो प्लीज रिमेंबर दैट। अब देखिए इस सवाल में कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेटफॉर्म 7 मीटर्स हाई, ठीक है, 7 मीटर हाई का, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर वॉज 30 डिग्री। अब देखो मैंने एक टावर बना लिया, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना दिया हुआ है भाई, 30 डिग्री दिया हुआ है। इफ़ द प्लेटफॉर्म वॉज पोजिशन 50√3 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, तो अगर ये दूरी वो कह रहा है 50√3 है, ठीक है, तो ये इसकी हाइट बतानी है तुम्हें, ये हाइट क्या है, तो ईजी है भाई, यहाँ पे tan 30 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे tan 30 लगा दो, तो वो हो जाएगा कितना, AB अपॉन 50√3। ठीक है,
तो tan 3t क्या होता है 1/√3, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 50। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या आ गई 50, और ये चीज़ तुम्हें 7 दे ही रखी है, तो तुम्हारा टोटल हाइट क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी हो जाएगी 57 मीटर। ये नहीं होगा इसका आंसर, ये होगा मेरे भाई 57। देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द लॉ दैट गवर्न्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो ये कूलाम्ब ने करा था, और इसको हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, वो ये कहता है कि अगर एक बॉडी है उस पर चार्ज Q1 है और दूसरी बॉडी है उस पर चार्ज Q2 है, तो इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर अपोजिटली चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो F, तो वो क्या होगा, वो होगा K टाइम्स Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब उनके चार्ज का मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच की जो दूरी है, मतलब मान लो R है डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, तो उसका स्क्वायर, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगेगी उसके स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगेगी उसके चार्ज के। ठीक है, तो ये उत्तर होगा। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4624 बोल रहा है, तो हम देखते ही इसको ऐसे ही आंसर कर सकते हैं। आप मुझे बताओ जिसका जो स्क्वायर रूट आ रहा होगा, क्या उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में 4 आ रहा होगा, या 4 का होता तो उसका स्क्वायर 6 होता लास्ट में, तो ये तो होगा नहीं। ऐसे ही 6 वाले में क्या होता, लास्ट में 6 होता, यहाँ पर 4 आ रहा है यूनिट डिजिट में, तो ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों हो सकते हैं। अब देखो ये और ये यूनिट डिजिट मेरे को 4 देंगे, लेकिन आप 72 में देखो एक बार यार, 70 स्क्वायर अपने आप में क्या होता है 4900, विच इज़ ग्रेटर देन दिस, तो 72 तो इससे बड़ा होगा ही होगा, तो ये वैसे भी नहीं हो सकता। तो आंसर इसलिए क्या होगा, अपने आप ही हम बिना कैलकुलेट करे भी बता सकते हैं कि 68 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि पाइप ए बी एंड सी आर अटैच्ड टू एन एम्प्टी सिस्टर्न, व्हेन द फर्स्ट टू कैन फिल द सिस्टर्न इन 4 and 10 आवर्स, और तीसरा वाला कैन ड्रेन इट इन 6 आवर्स। तो देखो ये 3 पाइप बना दिए मैंने ए बी सी, और पहले 2 जो हैं ये 4 घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है, और थर्ड वाला 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो इसका एलसीएम देखो मैंने ले लिया 60, और इसको भरने में कितना ए की एफिशिएंसी क्या रहेगी 15, और बी की एफिशिएंसी क्या रहेगी 6, और सी की एफिशिएंसी क्या रहेगी 10। व्हेन द सिस्टर्न इज 3/5 फुल, 3/5 फुल है मतलब अब 2/5 भरना है, तो 2/5 इसका क्या हो जाएगा 2/5 ऑफ 60, वो क्या आ जाएगा 24। अब तीनों खोल दिए, तो तीनों खोल दिए तो टाइम कितना लगेगा 15 और 6 21, 21 माइनस 10 क्या हो जाएगा 11, तो इतना टाइम लगेगा भाई 24/11 ये लगेगा टाइम, और ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इट सेज अबाउट द ऑटोबायोग्राफिकल बुक एस अगेंस्ट ऑड्स इज रिटन बाय, तो ये है सानिया मिर्ज़ा की, सानिया मिर्ज़ा। नाउ एक ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की भी, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ माई लाइफ, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड the autobiography of Saina Nehwal is Playing to Win, Playing to Win. And autobiography of Anil Kumble is Wide Angle. Now here is a list I have prepared of various autobiographies of स्टार प्लेयर्स, तो इसको एक बार देख लेना, इसमें से कुछ फंस सकता है। ठीक है, देखिए इस सवाल में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी -10, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू भी -10 आ जाएगी। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 100। तो ये 0 गलत दिया हुआ है, इसका आंसर 100 होगा। अब देखो ये आर्ग्यूमेंट अजम्पशन वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है टुडे इज़ संडे आर्ग्यूमेंट में, तो अजम्पशन में एक तो वो बोल रहा है टुमारो इज़ मंडे, तो क्या ये अजम्पशन ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा अजम्पशन वो बोल रहा है टुडे इज़ अ हॉलीडे, तो यार ये अजम्पशन ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर संडे है तो यार हॉलीडे होगा ही होगा, हो सकता है सब कई लोगों का संडे को भी काम पड़ जाता है, तो ये अज्यूम कर लेना कि ये हॉलीडे है, तो ये सही नहीं है। तो आंसर होगा सिर्फ अजम्पशन 1 फॉलो होगा। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके बताओ, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -18 डिवाइड बाई -2 9, और ये आ जाएगा 3, और -3 ऑफ 3 ये आ जाएगा -9, और यहाँ पर है -4 -9 ये क्या दे देगा -13, तो 78/-13। ठीक है, -6, तो आंसर क्या आ जाएगा -6, ये आंसर हो जाएगा।
देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि सम एंजल्स आर गॉड्स, ऑल लिविंग बीइंग आर गॉड। अगर ऑल लिविंग बीइंग आर गॉड है तो सम गॉड आर लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो सम एंजल आर लिविंग बीइंग, क्या ये हो सकता है? पक्का नहीं है। सम लिविंग बीइंग आर एंजल, ये हो सकता है, ये भी पक्का नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा। अगर कंफर्म नहीं होगा तो नाइदर ए नॉर डू फॉलो होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि धोनी इज अ गुड गुड बैट्समैन, ठीक है, और कह रहा है कि बैट्समैन जो है वो स्मार्ट होते हैं। तो क्या सारे स्मार्ट पीपल जो होंगे वो बैट्समैन होंगे? ऑल बैट्समैन आर स्मार्ट, लेकिन ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। देखो ये बात तो सही है कि बैट्समैन स्मार्ट है, लेकिन सब स्मार्ट लोग बैट्समैन होंगे ये बात सही नहीं है। और धोनी इज स्मार्ट, तो धोनी इज गुड बैट्समैन, और बैट्समैन स्मार्ट है तो धोनी स्मार्ट होगा, तो ये बात सही हो सकती है। तो इसलिए कंक्लूजन 2 जो है ये फॉलो होगा। देखो क्या कह रहा है कि एक्स ड्राइव्स 30 किलोमीटर साउथ, ठीक है, तो मैंने ये कर दिया 30 किलोमीटर साउथ, देन टर्न्स राइट। तो इसका इनका राइट तो क्या होगा फिर, ऐसे होगा, और 30 किलोमीटर और चलाई, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न कर रहा है, तो लेफ्ट टर्न तो ऐसे ही करेगा, एंड देन ड्राइव्स 20 किलोमीटर, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट ये होगा, एंड ड्राइव्स 30 किलोमीटर, तो 30 ये हो गया। नाउ हाउ फार इज एक्स फ्रॉम इज इनिशियल पोजीशन, तो उसकी इनिशियल पोजीशन तो ये है, और फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी क्या होगी, ये 30 ये 20, तो टोटल कितना हो गया 50। तो आंसर क्या आ गया 50 किलोमीटर। अब देखिए इस सवाल में वो बोल रहा है कि विच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन आईपीओ। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये सोच रहा था अपना आईपीओ लाने के लिए, शायद ला भी दिया हो। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है, और इसका एक इंडेक्स है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी। नाउ निफ्टी में कितने शेयर्स होते हैं, 50 शेयर्स होते हैं, जो मार्केट का रुख बताते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है। तो निफ्टी जो है ये लॉन्च कब हुआ था, 1996 में हुआ था, एनएससी ने करा था। और एनएससी अपने आप में कब बना था, देखो निफ्टी तो 1996 में आया था, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब आया था, 1993 में। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, फिरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, एक फिरवानी कमेटी थी, ठीक है। तो इसकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था। नाउ एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नाउ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था ये 1875 में आया था, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कौन सा इंडेक्स यूज़ करता है, ये करता है सेंसेक्स। और सेंसेक्स में कितनी कंपनीज हैं, 30 वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, 30 वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, तो ये सब है सेंसेक्स में, ठीक है। नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, इसी तरह से जैसे इंडिया में ये दो सेंसेक्स हैं, दो जो हैं स्टॉक एक्सचेंज हैं, ठीक इसी उसी तरह दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो मैंने ये लिस्ट तैयार करी है, जैसे जापान का ये निक्की है, कनाडा का एस&पी है, थाईलैंड का एसईटी है, हांगकांग का हैंगसेंग है, मेक्सिको का आईपीसी है, यूएसए का नेस्डैक है, न्यूयॉर्क का डाउ जोन्स है, लंदन का एफटीएसी 100 है, और कोरिया का कॉस्पी है, ठीक है, कॉस्पी है। सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। अब देखिए कह रहा है कि द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स, तो पिच जो होती है वो होती क्या है, तो पिच जो होती है वो साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि शार्पनेस और डलनेस के बारे में डिस्टिंग्विश करती है, शार्पनेस और डलनेस के बारे में डिस्टिंग्विश करती है। और पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, पिच ज़्यादा होगी, ठीक है। और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा ग्रेव टाइप की वॉइस होगी, थोड़ी दबी हुई आवाज़ आएगी, ठीक है। और अगर मैं देखूँ वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ होता है जैसे ये तुम्हारा आया, तो इसके बाद से यहाँ पर जब तुम फिर दोबारा आ रहे हो तो ये इसकी क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक कि जब उसने फिर दोबारा उठना शुरू किया। और एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये जहाँ तक वो उठा ये पॉइंट, तो ये हो गया उसका एम्पलीट्यूड, ये हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि हु टुक चार्ज एज द सीएम ऑफ गोवा आफ्टर द 2017 इलेक्शंस। तो चलो तब तो मनोहर पारिकर जी ने ले लिया था, लेकिन अब तो मनोहर पारिकर जी रहे नहीं, उनकी जो है डेथ हो गई है।
तो एट प्रेजेंट हु इज़ द सीएम ऑफ गोवा? तो इट इज़ मिस्टर प्रमोद सावंत, मिस्टर प्रमोद सावंत. And who is the governor of Goa? It is P.S. Sridharan Pillai. He is the governor. Okay, and he is the CM. And now in Goa, what is the state animal? If we talk about the state animal, that is the gaur. Gaur is the state animal. And the state bird, it is ruby. And state flower, that is the jasmine. Okay. Now Goa finally got liberation from the Portuguese in 1961. 1961 में ही गोवा को पोर्तुगीज से आज़ादी मिली, उसके और उसको इंडिया में मर्ज कर लिया गया. नाउ गोवा में एक बहुत ही फेमस चर्च है विच इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज़ बेसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस. ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है. और गोवा में ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है, साओ जुआओ फेस्टिवल. ये कैथोलिक फेस्टिवल है, एक कैथोलिक फेस्टिवल है, और इसमें लोग जो हैं ट्रिब्यूट पे करते हैं सर जॉन को. सर जॉन को, वो एक बैप्टिस्ट थे. नाउ इसके साथ साथ गोवा में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, और एक है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है बांडला नेशनल सेंचुरी, एक है कोटीगांव नेशनल सेंचुरी, कोटीगांव. सो यू मस्ट नो. देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो एक आपके पास है x प्लस 2y बराबर 8, और दूसरी आपके पास 2x प्लस 4y बराबर 16. ठीक है, तो इसको मान लो a1, इसको मान लो a2, इसको मान लो b1, इसको मान लो b2, इसको मान लो c1, इसको मान लो c2. तो मतलब अब इसके कोफिशिएंट देखो, आप x के कोफिशिएंट लिखो भाई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 2/4 b1 अपॉन b2. ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 8/16. अब जब हम इसको देख पा रहे हैं कि ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, मतलब ये तीनों बराबर हैं. तो अगर ऐसा होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो मेरे कितने सॉल्यूशन आते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, और अगर मेरा ये इस तरह से होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो मेरे आते हैं नो सॉल्यूशन. तो ये ध्यान रखो. अब देखो इस सवाल में बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है बॉर्डर लाइन एलिमेंट नहीं है. तो देखो बॉर्डर लाइन एलिमेंट होते कौन से हैं? बॉर्डर लाइन एलिमेंट वो हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, और एक्चुअली एक तरह से ये लाइन जो होती है एक जिगजैग लाइन होती है जो कि मेटल्स को नॉन मेटल्स से सेपरेट करती है. ठीक है, तो अब बॉर्डर लाइन पर इनमें से कौन सा नहीं है? तो बोरॉन, सिलिकॉन और पोलोनियम तो होते हैं, सिर्फ बिस्मथ नहीं है. बिस्मथ थोड़ा नीचे आता है. फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये जो है ये मेरी बॉर्डर लाइन है, ये मेरी पीरियोडिक टेबल है, और इसमें ये मेरी बॉर्डर लाइन है. ठीक है, तो इसमें मेरा बोरॉन कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है. सिलिकॉन कहाँ आ रहा है? मेरा यहाँ आ रहा है. पोलोनियम कहाँ आ रहा है? मेरा यहाँ आ रहा है. ठीक है, ये भी बॉर्डर लाइन पर आ रहा है, देखो जस्ट बॉर्डर लाइन पर है. लेकिन मेरा बिस्मथ जो है ये बॉर्डर लाइन पर नहीं है, तो आंसर उसका क्या हो जाएगा? बिस्मथ हो जाएगा. ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल एज मच एज यू कैन. अब देखो इस सवाल में ऑड वन आउट निकालना है, तो ये हमारा ऑड वन आउट निकल रहा है. देखो कैसे, इसमें हर एक ग्रुप की जो अपने आप में रेशियो है वो कौन सी बैठ रही है? 1:2, 2 7 14, 2 8 16, 178, 178, 178. लेकिन इसकी बैठ रही है 17, और यहाँ 8 नहीं है. अगर 8 होना होता तो यहाँ 40 होता. 8 अगर तब होता अगर यहाँ पे 40 होता. तो ये ऑड वन आउट है. ये देखो वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, है ना, जिसका बेस रेडियस जो है और हाइट जो है आपस में बराबर है, एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल. ठीक है, तो रेडियाई ऑफ कोन टू हेमिस्फीयर निकालना है. देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब हाइट और रेडियस इक्वल है तो मैं इसे आर क्यूब कर देता हूँ. और ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2/3 पाई स्मॉलर आर क्यूब.
तो मुझे आर अपॉन आर निकालना है, ठीक है। तो ये काट दो, पाई से पाई काट दो, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, इसका क्यूब क्या हो जाएगा 2/1। तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर क्या हो जाएगा 2/1, और इसका क्या क्यूब रूट, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो वैसे तो इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बट ये मैंने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा है। अब देखो बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन 2009, अगर वहाँ 1 लाख थी, सॉरी 10,000 थी, तो येलो बाइक्स कितनी, येलो बाइक्स जो हैं ग्रीन से ज़्यादा रही। तो 2009 में मतलब अगर 100% की वैल्यू आपकी 10000 है, 10,000 है, तो येलो बाइक्स ग्रीन बाइक से कितनी ज़्यादा हैं। तो येलो ये है और ग्रीन ये है, तो 2% निकालना है मेरे को, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको यार, कितना आ जाएगा 200, 200 इस सवाल का। देखो यार, इसकी अगर मिरर इमेज बतानी है तो सबसे पहले तो एक काम ये होना चाहिए कि तुम्हारा गोला यहाँ पर होगा। अब गोला यहाँ पर किसमें, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, और इसमें ऊपर की तरफ है, तो सी में ही है, तो सी इसका आंसर। वो कह रहा है बता फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 2 इन दिस नंबर। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई भाई 40000 और 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई ये, तो 39998 जो है सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर अब देखो कह रहा है एजेस ऑफ लालू एंड बालू आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, और 7 साल बाद उनका जो रेशो है वो 3:5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का गैप क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो आप यहाँ पर भी 2 कर दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब जो मेरी बनेगी 2 4 बनेगी और यहाँ 3 5 बनेगी। और ये वो कह रहा है ये 7 है कि 7 साल बाद है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 7 के बराबर। तो भाई एक में की एज हो जाएगी 14, एक हो जाएगी 7 4 20। तो एल्डर पर्सन कितने का हो गया 28 साल। देखो इसमें कह रहा है कि अगर मेटल ए डिस्प्लेस कर रहा है मेटल बी को फ्रॉम इट सोल्यूशन, तो डेफिनेटली मेटल ए जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वो कर पा रहा है। तो जब रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तभी तो उसको डिस्प्लेस कर पाता है। देखो क्या बोल रहा है कि सीताज बकेट हैज़ थ्राइस द कैपेसिटी एज रामूज बकेट। तो इसमें मैं जो है कैपेसिटी को क्या मान रहा हूँ, एफिशिएंसी मान रहा हूँ, ठीक है। तो रामू की अगर एफिशिएंसी 1 है तो सीता की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब कह रहा है इट टेक्स 60 टर्न्स फॉर सीताज बकेट टू फिल द एम्प्टी ड्रम। तो अगर 60 टर्न लग रहे हैं तो भैया मुझे एक बात बताओ कि 3 × 60 जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी ड्रम की, टोटल कैपेसिटी ऑफ ड्रम। तो इन दोनों को फिर भरने में इस ड्रम को एम्प्टी करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 3 × 60/3 + 1 4, 15 से क्या हो जाएगा 45। तो इतना समय लगेगा, 45 टर्न्स लगेंगे, ये टर्न्स हैं। तो देखो इस सवाल में बोल रहा है सूर्य वर्क्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज राम्या एंड इज एबल टू कंप्लीट अ वर्क इन 40 days लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय राम्या। फाइंड द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर, ठीक है। तो इसमें देखो वो क्या कह रहा है कि सूर्य वर्क्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज राम्या। अगर मैं राम्या की एफिशिएंसी को 1 बोल रहा हूँ तो सूर्य की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। और अगर एफिशिएंसी ये है तो मेरा नंबर ऑफ डेज का रेशो भी वही रहेगा। तो अगर मैं इसको 1 के कह रहा हूँ, इसका ये के नंबर ऑफ डेज ले रहा है, तो राम्या 3 के नंबर ऑफ डेज लगेगी, ठीक है। तो अगर इतने डेज लगेंगे तो अब इनका वर्क डन क्या हो जाएगा 3 × के, 3 के जो है वो टोटल वर्क डन हो गया। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इज एबल टू इन 40 days लेस देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय राम्या। मतलब 3 के माइनस के 2 के की वैल्यू क्या हो रही है 40 डेज, तो के की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 20 डेज। नाउ के की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दो 3 के में, तो जो टोटल वर्क हुआ वो कितना हुआ 3 × 20 मतलब 60। और इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर, तो टुगेदर कितना टाइम लग जाएगा 60 अपॉन इन दोनों की एफिशिएंसी 3 + 1 दैट इज 4। तो टोटल टाइम लग जाएगा 15 डेज। तो 15 डेज मेरा आंसर आ जाएगा। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग द सेम एरिया एज दैट ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो जैसे मैंने ये पैरेललोग्राम लिया, ठीक है। अब इसका बेस मान लो कि 4 यूनिट है, ठीक है। और मैंने एक ट्राइंगल लिया, अब उसमें स्पेसिफाई नहीं करा कि ट्राइंगल कौन सा लेना है, तो मैंने सहूलियत के लिए राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया।
अब वो कह रहा है इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है वो हाफ है बेस ऑफ पैरेललोग्राम से। हमने कहा ठीक है भाई, हाफ ले लिया। अब वो कह रहा है कि बता इनकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, अगर मैं हाइट ऑफ पैरेललोग्राम को एच पी ले लेता हूँ और हाइट ऑफ ट्राइंगल को एच टी ले लेता हूँ, तो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ट्राइंगल टू पैरेललोग्राम, मतलब मेरे को एच टी अपॉन एच पी जो है वो बताना है क्या आएगा। और एक चीज़ दे रखी है कि इनके एरिया जो है इक्वल है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 4, हाइट कितनी है एच पी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो ये हाइट ऑफ ट्राइंगल अपॉन हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? 4/1, मतलब 4:1। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4:1। देखो वो बोल रहा है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट दो शेल्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये कहाँ लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में? डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। नाउ इफ यू लुक एट द पीरियोडिक टेबल, तो ये वाला जो ब्लॉक है डी ब्लॉक, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ही कंप्राइज करता है, ठीक है। नाउ एलिमेंट्स जो कि प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को कंप्राइज करता है, उनको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। और वो ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। फॉर एग्जांपल जिनॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ठीक है। तो ये होते हैं। अब इस सवाल में देखो वो कह रहा है कि एफ स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 50 मार्क्स इन हिस्ट्री लैंग्वेज साइंस, तो उसके साइंस में क्या स्कोर आया? तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि एवरेज स्कोर हिंदी और लैंग्वेज में जो है वो 25 है। तो क्या इससे मैं स्कोर इन साइंस बता सकता हूँ? हाँ बता सकता हूँ, बता सकते हो। कैसे? वो कह रहा है एवरेज जो है इन तीनों में है, तो इन तीनों का टोटल तुम्हें पता चल जाएगा, हिस्ट्री लैंग्वेज और साइंस का कितना आ रहा है। 5×3 = 15, 150, ठीक है। अब मतलब टी एच प्लस टी एल प्लस टी एस, ये 150 है। और हिस्ट्री और लैंग्वेज का एवरेज अगर पता है तो हिस्ट्री और लैंग्वेज का टोटल भी तुम्हें पता है 50 होगा। तो टोटल इन तुम्हें साइंस बता सकते हो कि 100 होगा। तो टोटल मार्क्स इन साइंस पता चल गए। अब वो कह रहा है कि ये अगला ऑप्शन है कि उसके 30 मार्क्स हैं लैंग्वेज में। यार देखो अगर उस तुम्हें लैंग्वेज का स्कोर पता भी है तो तुम उससे खाली साइंस का स्कोर नहीं बता सकते, तुम्हें हिस्ट्री का स्कोर पता होना ही होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि भाई हम ऑप्शन 1 से तो बता सकते हैं लेकिन ऑप्शन 2 से नहीं बता सकते, ठीक है। अब इस सवाल में देख लो क्या हो रहा है। एल एम एन जे के एल एच आई जे, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ एफ ही आएगा, तभी एफ जी एच होगा, तो एफ आंसर आ जाएगा। तो देखो कह रहा है कि टू गेट 46 2/9 शुड बी मल्टीप्लाइड विद वॉट। तो ये हो जाएगा 56/9। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरा सॉरी 40 आ जाए? तो ये जाएगा 360/56, ठीक है। तो 8×4 = 32, 8×7 = 56, 7×6 = 42, तो 6 3/7, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये गलत है, ये 6 3/7 आएगा, ठीक। अब वो कह रहा है इसके लिए मेन मोस्ट सूटेबल डायग्राम कौन सा है? तो इंडिया यहाँ आ जाएगा और इसकी दो स्टेट्स हैं महाराष्ट्र और केरला, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब वो कह रहा है इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व फिर वही वी बॉड मास से कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4, 16 - 4 ये आ जाएगा 12, 3 यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ये बच जाएगा 60/5 × 4। इसमें लेंगे 5 × 5, 5×2 = 12 और 12×4 = 48, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 48। देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है किसी टास्क को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब ए को जो है कुछ दिनों बाद छोड़ना था, बिफोर द टास्क वाज कंप्लीटेड एंड इट टुक 16 days इन ऑल टू कंप्लीट द टास्क। इफ ए अलोन कुड कंप्लीट द वर्क इन 21 days, तो हाउ मेनी डेज बिफोर गेटिंग द वर्क कंप्लीटेड डिड ए लीव? तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को करता तो 21 दिन में कर लेता। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 84। तो 12 7 जो है वो इसकी एफिशिएंसी आ गई और ए की एफिशिएंसी क्या आ गई? 4। तो अगर ए की एफिशिएंसी 4 आ गई तो बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 3, है ना। तो 3 आ गई। अब देखो वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि 84 जो काम था, अब ए और बी ने जो है मान लो एक्स डेज उस काम को करा, एक्स डेज।
ये एक्स डेज वो डेज हैं जब ए और बी ने साथ मिलकर काम किया। अब कुछ टाइम बाद ए जो है वो काम को छोड़कर चला गया, तो बी ने कितने दिन काम किया? बी ने 16 माइनस एक्स डेज काम करा। तो मेरी इक्वेशन ये बन गई कि 84 इज इक्वल टू 4x प्लस 48। तो 4x क्या आ जाएगा? 9 4 से 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। मतलब काम शुरू होने के 9 दिन बाद जो है ए भाग गया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, वो हमसे पूछ रहा है कि काम खत्म होने के कितने टाइम बाद ए भागा था। तो काम जो है खत्म 16 दिन में हुआ था, तो खत्म होने के 7 दिन पहले जो है ए भाग गया था। 16 माइनस 9 7, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 डेज। 7 डेज। देखो हमसे पूछ रहा है सम ईगल्स आर काइट, सम काइट, ऑल काइट्स आर बर्ड्स। तो इससे क्या आ जाएगा कि सम ईगल आर बर्ड, ये तो आ जाएगा। सम बर्ड आर ईगल ये नहीं होगा, सम बर्ड आर ईगल ये नहीं होगा, सम ईगल आर बर्ड ये हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अब वो कह रहा है कि द डैश आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ चैत्य विहार स्तूपा एंड स्तंभास। तो ये जैन नहीं, सॉरी, बुद्ध आर्किटेक्चर था, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर था। इसके अंदर जो चैत्य थे, ये क्या होती थी? ये होती थी प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर पूजा करते थे वो लोग। ठीक है। विहारास होते थे एक तरह से मोनेस्ट्री, मतलब जहाँ पर वो लोग आराम करते थे, शेल्टर होता था। ठीक है? और स्तूपास और स्तंभास वो तो तुम्हें पता ही है, जहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। ठीक है। तो ये था जैन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। आपको पता चला होगा कि किस तरह से प्रश्नों को हल करना है कम समय में। और अगर आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि ये और भी लोगों तक पहुँचे। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि और भी क्वालिटी वीडियोस इसी तरह की बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नाउ परीक्षा आईक्यू पर खाली एनवीएस ही नहीं, बल्कि रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी और बैंकिंग में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में भी उनके पेपर्स का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की और भी तैयारी कर रहे हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और परीक्षा आईक्यू के साथ बने रहिए। थैंक यू ऑल।